राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठिन मुद्दा माना जाता है और जहां से प्रत्येक परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिन परीक्षार्थियों के लिए कठिनता का कारण बनते हैं, आज उन परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही सरल तरीके से। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श। जी हाँ, नारी विमर्श। यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न अवश्य आता है और प्रत्येक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी इस विमर्श से दूर रहता है और डरता है। तो आज नारी विमर्श पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, उसके बाद नारी विमर्श से संबंधित रचनाओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, नारी विमर्श क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और नारी विमर्श में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। आइए बात शुरू करते हैं। हिंदी कथाकारों में अपनी रचनाओं में नारी मुक्ति की अवधारणा को ध्यान में रखकर जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे नारी विमर्श के अंतर्गत आते हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति को दर्शाने के प्रयास उपन्यासों एवं कहानियों में बराबर होते आए हैं, किंतु इधर कुछ वर्षों से इसकी चर्चा अधिक होने लगी है। विशेष रूप से कुछ नारी लेखकों ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए हैं। उस वर्ग से संबंधित होने के कारण वे नारी मन को अधिक प्रामाणिक ढंग से व्यक्त कर सकी हैं। 8वें दशक में महिला लेखिकाओं ने नारी विमर्श को अपनी रचनाओं में अधिक उभारने का प्रयास किया। उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, दीप्ति खंडेलवाल, मृदुला गर्ग, मणिका मोहनी, मंजुल भगत, कृष्णा अग्निहोत्री, सूर्यवाला, कृष्णा सोबती, निरुपमा सेवती, चित्रा मुदगल, राजी सेठ, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, मैत्रेयी पुष्पा एवं ममता कालिया जैसे अनेक नाम 8वें दशक में उभरे तथा इनकी रचनाओं ने पाठकों का ध्यान भी आकृष्ट किया। हिंदी में राजेंद्र यादव को नारी विमर्श का प्रोधा स्वीकार किया जाता है। जी हाँ, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। हिंदी में नारी विमर्श का प्रोधा किसे स्वीकार किया जाता है? तो हिंदी में नारी विमर्श का प्रोधा राजेंद्र यादव को स्वीकार किया जाता है। पुरुष लेखकों ने भी नारी की दशा का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। सर्वप्रथम गोदान में प्रेमचंद ने मेहता के माध्यम से नारी की दशा का निरूपण किया, किंतु प्रेमचंद ने नारी मुक्ति आंदोलन का विरोध किया है, समर्थन नहीं किया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद जी ने नारी मुक्ति आंदोलन का विरोध किया है, समर्थन नहीं किया। वे नारी का स्थान पुरुष से श्रेष्ठ मानते हैं और नारी को यह सलाह देते हैं कि तुम्हें अपना क्षेत्र छोड़कर पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पश्चिम का अनुकरण भारत की नारियों के लिए घातक है। प्रेमचंद जी वीमेंस मेहता के माध्यम से प्रेमचंद जी वीमेंस लीग में भाषण करते हुए मेहता के माध्यम से कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? गौर से सुने। यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से, मेहता कह रहे हैं यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए। उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में साँड़ों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया है और देवियाँ तितलियाँ बन गई हैं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेज़ी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का मार्ग पकड़ रही हैं। प्रेमचंद जी ने किन के माध्यम से कहलवाया है? मेहता जी के। ठीक है। प्रेमचंद के गोदान में व्यक्त ऐसे ही विचारों को नारी मुक्ति के समर्थकों ने ठुकरा दिया।
मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास, बसंती जो भीष्म साहनी का उपन्यास है, अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, और बिना दरवाजे का मकान रामदरस का उपन्यास। इन रचनाओं में पुरुष लेखकों ने नारी के प्रति होने वाले अन्याय, अत्याचार का मुखर विरोध किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद ने गोदान में नारी पर होने वाले अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का तो विरोध किया है, किंतु वे इस पक्ष में नहीं हैं कि नारी पुरुषों का अनुकरण कर अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करे। नारी विमर्श के प्रारंभिक काल में पुरुष प्रधान समाज में नारी की दीनहीन स्थिति का चित्रण करते हुए लेखिकाओं ने पुरुषों को दोषी ठहराया, किंतु बाद में इस प्रवृत्ति का स्वयं भी विरोध किया। चित्रा मुद्गल ने अपने उपन्यास एक जमीन अपनी में लिखा, पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है। नारी विमर्श की अभिव्यक्ति का मूल स्वर नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नारी पुरुष की समानता के इर्द गिर्द घूमता रहा है। आर्थिक स्वावलंबन के अभाव में नारी अपने ही परिवार में शोषित होती रही है, क्योंकि विरोध करने का न उसमें साहस है और न संबल। नारी पुरुष के लिए समाज ने जो अलग अलग प्रतिमान निर्धारित कर रखे हैं, उनका मुखर विरोध भी कथा साहित्य में हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कहानी बेतवा बहती रही, इस कहानी में पुष्पा ने लिखा है, विभिन्न मानसिकताओं के दुम हुए समाज में आज की नारी मात्र वस्तु, मात्र संपत्ति, विनिमय की चीज़ है। क्या कहा है मैत्रेयी पुष्पा ने बेतवा बहती रही इस कहानी में? विभिन्न मानसिकता के दुम हुए समाज में आज की नारी मात्र वस्तु है, मात्र संपत्ति है और विनिमय की चीज़ है। नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु समझने वाली मानसिकता का विरोध भी मुखर रूप से किया गया है। पुरुष भेड़ियों की तरह घात लगाए इस नरम चारे को उड़ाने के लिए उतावले रहते हैं, ऐसी धारणा कथा लेखिका नमिता सिंह की है। अपनी सलीमें नामक कहानी में नमिता सिंह लिखती हैं, यह जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने से निकलने वाली पगडंडी का नाम है। यह जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने जंगल से निकलने वाली पगडंडी का नाम है। कब किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे, किस पेड़ के पीछे से जंगली सुअर दौड़ता हुआ आए और टक्कर मारकर गिरा दे, कुछ पता नहीं। किनका कथन है? नमिता सिंह का। समाज में बेटे बेटी में जो फर्क किया जाता है वह भी नारी को कचोटता है। रामदरस मिश्र की कहानी थकी हुई सुबह रामदरस मिश्र की कहानी है। इसकी एक पात्र है लक्ष्मी, जो कहती है, क्या स्त्रियों को कोई दूसरा ईश्वर पैदा करता है, या यहाँ स्त्री पुरुष के लिए दो नियम हैं? क्या कहती है लक्ष्मी? क्या स्त्रियों को कोई दूसरा ईश्वर पैदा करता है, या यहाँ स्त्री पुरुष के लिए दो नियम हैं? आज की नारियों में आत्माभिमान है, वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्राणपण से जुटी हुई हैं। वह ज़माना चला गया जब स्त्रियों को गाय भैंस की तरह चाहे जिस खूंटे से बांध दो वह उफ तक न करती थीं। अब वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। चित्रा मुद्गल के उपन्यास एक ज़मीन अपनी की अंकिता सुधांशु, एक ज़मीन अपनी उपन्यास है चित्रा मुद्गल का। इनके उपन्यास में पात्र है अंकिता सुधांशु। वह कहती है, औरत बोनसाई का पौधा नहीं। अंकिता सुधांशु क्या कहती है? औरत बोनसाई का पौधा नहीं है, जब जी चाहे उसकी जड़ें काटकर उसे वापस गमलों में रोप लिया। वह बोना बनाए रखने की इस साजिश को अस्वीकार भी करती है। बहुत अच्छा कथन है।
अंकिता सुधांशु कहती है कि औरत बोनसाई का पौधा नहीं है, जब जी चाहे उसकी जड़ें काटकर उसे वापस गमलों में रोप लिया। वह बोना बनाए रखने की इस साजिश को अस्वीकार भी करती है। कीर्ति कथा जो कश्मीरी लाल की कहानी है, इसकी पात्र कीर्ति नारी की वर्तमान सामाजिक स्थिति का निरूपण इस प्रकार से करती है। हर जगह पर औरतों का बुरा हाल है। समाज में कोई दूध का धुला नहीं है। हर असहाय स्त्री आज भी शूद्र है, वस्तु है, साधन है, गुलाम है। इसीलिए वह नारी के स्वतंत्रता के अधिकार की ज़रूरत को समझती है। उसे नारी के लिए बेचारी संबोधन पर आपत्ति है। वो बेचारी संबोधन पर आपत्ति करती है कि नारी के लिए बेचारी नामक संबोधन न हो। नारी विमर्श के अंतर्गत कुछ अन्य कथाकारों ने ऐसी नारियों का चित्रण भी किया है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं स्वावलंबी होकर विवाह संस्था का निषेध करती हैं और पुरुष के साथ कंपेनियन बनकर रहना चाहती हैं, पत्नी बनकर नहीं। अर्थात नारियां क्या चाहती हैं कि पुरुष के साथ हम प्रेमिका बनकर रहें, पत्नी बनकर नहीं। पत्नी बनने में उन्हें गुलामी की बू आती है, अतः प्रेमिका बनकर रहना पसंद करती हैं जिससे किसी बंधन में न पड़ें। वे पुरुष के स्वैराचार का अनुकरण करती हैं, पातिव्रत पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं तथा मातृत्व का निषेध करती हैं। अर्थात आज की नारियां पुरुष के जैसा स्वैर आचरण करना चाहती हैं। पतिव्रत जो धर्म है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि यदि पुरुष पत्नीव्रता नहीं है तो नारी भी पतिव्रत क्यों। मातृत्व का निषेध करती हैं। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास और चित्रा मुदगल के उपन्यास एक ज़मीन अपनी में ऐसी नारियों का चित्रण है जो ग्लैमर की दुनिया में संघर्ष, उपलब्धि एवं भटकाव का अनुभव करती हैं। वर्जनाहीन, नैतिकता विहीन जीवन जीने की ललक पाश्चात्य नारी मुक्ति के लिए उपयुक्त हो सकती है, किंतु भारतीय परिवेश में यह स्वीकार्य नहीं है। चित्रा मुदगल ने कहा है, मर्दों की भांति रहना, बेसमस्त आचार व्यवहार व्यवस्थाएं अपनाना, यही समानता का दृष्टिकोण है। जब ये अव्यवस्थाएं मर्दों के लिए अनैतिक, अमानवीय और निरंकुशताएं हैं तो नारी के लिए कैसे उचित हो सकती हैं। कहीं कहीं नारी पुरुष अत्याचार का विरोध भी करती हुई उसकी प्रतिक्रिया में तथा प्रतिशोध भाव से युक्त होकर वह सब करने को विवश होती है जिससे पुरुष ने उसे पीड़ा पहुंचाई है। यदि उसका पति पर नारी संसर्ग का आकांक्षी है तो वह पर पुरुष में आसक्त क्यों नहीं हो सकती। इस विषय को भी कथाकारों ने लिया है। नारी मुक्ति के समर्थकों को नारी से यौन शुचिता की अपेक्षा करना उपयुक्त नहीं लगता। जब पुरुषों में यह नहीं मिलती तो नारी से इसकी अपेक्षा क्यों। कौमार्य, सतीत्व, पातिव्रत जैसी अवधारणाएं अब आधुनिक नारी के संदर्भ में अप्रासंगिक हैं। यही नारी विमर्श के समर्थकों का तर्क है। चाक में रेशम, चाक उपन्यास, चाक में रेशम और सारंग का दूसरे पुरुषों से यौन संबंध दर्शाया गया है। नारी के इस अबलापन से मुक्ति भी नारी विमर्श का एक अंग है। एक ज़मीन अपनी की अंकिता अपनी शर्तों पर संघर्ष कर रही है और कुत्सित समझौता नहीं करती। औरत जब अपने अंदर संघर्ष का जज्बा उत्पन्न कर अत्याचार एवं अन्याय के आगे झुकने से मना कर देती है और जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी की नायिका की भांति अपने कायर पति को चुनौती देती हुई कहती है कि यदि तुम मेरी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। मैं उपहार में दी जाने वाली शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा भी है। कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी की नायिका। आधुनिक नारी भले ही कोई युगांतकारी परिवर्तन न कर सके किंतु उसकी सोच तो बदली है। अपनी सलीमे में नमिता सेन ने साफ साफ लिखा है कि प्रबुद्ध नारियों को जन जागरण का कार्य अवश्य करना चाहिए। भले ही वे समुद्र पर सेतु न बांधें, रावण मेघनाद को न मारें, किंतु ऐसा करने की इच्छा तो व्यक्त करें। यही उसकी मुक्ति है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि हिंदी कथाकारों की रचनाओं में इस सोच एवं वैचारिकता वाले
नारी चरित्र गढ़े जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, नारी विमर्श पर ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण चर्चा।